पहला क्वेश्चन है डैश इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जब आप लाइफ की बात करते हो तो सबसे बेसिक यूनिट जो है, सबसे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो है लाइफ की, वो हम किसको बोलते हैं? तो वो हम किसको कहते हैं? सेल को कहते हैं। सेल क्या होती है? हमारी लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट होती है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है। नेक्स्ट है, आपको बताना है कि ये डिस्कवरी किसने की है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, प्रोटोप्लाज्म जो टर्म है वो किसने दिया, सेल थ्योरी किसने दी, ओमनी सेलुला ई सेलुला ये स्टेटमेंट किसने दिया। तो आपको पता है न्यूक्लियस की डिस्कवरी की है रॉबर्ट ब्राउन ने, लिविंग सेल की डिस्कवरी की है एंटोन वॉन लुइनहॉक ने, प्रोटोप्लाज्म का जो टर्म है वो दिया है पुरकंजे ने, सेल थ्योरी दी है शेल्डन एंड चुऑन ने, और ओमनी सेलुला ई सेलुला ये स्टेटमेंट दिया है रुडोल्फ विर्चो ने। तो फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ई, फोर्थ का ए एंड फिफ्थ का बी। नेक्स्ट है, द साइंटिस्ट वो फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो आपको बताना है किस साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो हमारी नई सेल्स बनती है वो हमारी पुरानी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। तो आपको पता है इस स्टेटमेंट का मतलब होता है ओमनी सेलुला ई सेलुला, और ये स्टेटमेंट किसने दिया है? रुडोल्फ विर्चो ने दिया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर नहीं है? दीज सेल्स डू नॉट हैव अ वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। तो आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में जो मेजर डिफरेंस होता है उसमें से एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट हमारा जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर है कि उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। द जेनेटिक मटीरियल इज अ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए लाइंग इन द साइटोप्लाज्म। तो आपको पता है हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें आपको क्या देखने को मिलता है? डीएनए का एक सिंगल मॉलिक्यूल देखने को मिलता है। ये भी बिल्कुल होता है हमारी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल सच एज माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस आर प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म। तो आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में दूसरा जो मेजर डिफरेंस होता है न्यूक्लियस के बाद वो यही होता है कि हमारी यूकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। आपको प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर राइबोसोम देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम, क्लोरोप्लास्ट ये सब देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये फीचर नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल का। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ सेल। तो आपको पता है जो हमारे बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है वो बहुत ही पुराने टाइप के सेल है, प्रिमिटिव सेल्स है। तो वो किसके अंदर आते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है। आप मुझे बताएंगे कि जो बैक्टीरिया है वो किस किंगडम से बिलोंग करता है? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसमें से क्या आपको प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखने को मिलेगा? लाइजोसोम, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते। तो लाइजोसोम भी देखने को नहीं मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट भी देखने को नहीं मिलेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन साइटोप्लाज्म जो होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी होता है। नेक्स्ट है, रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स इज स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ। तो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जितना भी रिजर्व फूड मटेरियल है वो किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है? मीजोसोम्स, इंक्लूजन बॉडीज, पॉलीजोम या फिर स्वेटबर्ग। तो आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जितना भी रिजर्व मटेरियल है साइटोप्लाज्म में वो स्टोर रहता है इंक्लूजन बॉडीज की फॉर्म में। A common characteristic feature of a plant sieve tube cells and mammalian erythrocyte is absence of mitochondria, presence of cell wall, absence of nucleus, presence of hemoglobin। तो आपको पता है प्लांट्स के अंदर जो सीव ट्यूब सेल्स होती है और मैमल्स यानी कि हमारे अंदर जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है, इरिथ्रोसाइट्स जिनको हम बुलाते हैं, उनके बीच में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपसे पूछा गया है। तो आपको पता है हमारी जो रेड ब्लड सेल होती है उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और सीव ट्यूब सेल्स के पास भी न्यूक्लियस नहीं होता है। यही इन दोनों के बीच में क्या है? कॉमन फीचर है। नेक्स्ट है, ग्लाइकोकैलिक्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल में अकर इन द फॉर्म ऑफ लूज शीट कॉल्ड डैश और इट में बी थिक और टफ कॉल्ड। तो आपको पता है हमारे जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है, ठीक है, वो किससे बनी होती है? बैक्टीरियल की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? ग्लाइकोकैलिक्स से बनी होती है। अगर वो लूज शीट की फॉर्म में तो उसे हम क्या बोलेंगे, और अगर वो थिक एंड टफ फॉर्म में तो उसे हम क्या बोलेंगे? कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर,
स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल, मीजोजोम्स एंड कैप्सूल, मीजोजोम्स एंड स्लाइम लेयर। तो देखो लूज शीट को हम क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर बोलते हैं, और जो हमारा टफ कोट है उसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल बोलते हैं। एनिमल सेल कंटेन आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल विच हेल्प इन सेल डिविजन एंड एब्सेंट इन प्लांट सेल, आइडेंटिफाई द सेल ऑर्गेनल। तो आपको एक ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताना है जिसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, सिर्फ एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है, प्लांट्स के अंदर देखने को नहीं मिलता है, और सेल डिवीजन में हेल्प करता है। राइबोसोम, माइक्रोबॉडीज, सेंट्रियोल या फिर गोल्जी बॉडी। तो आपको पता है कि राइबोसोम तो हमारा सबके अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, लेकिन जो सेंट्रियोल है वो हमारे प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, इसके पास कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी की अगर आप बात करो तो सबसे लंबी सेल का नाम आपको बताना है, क्या है, मसल सेल, किडनी सेल, लिवर सेल या फिर नर्व सेल। तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे लंबी सेल होती है वो क्या होती है, हमारी नर्व सेल होती है। नेक्स्ट है, दो स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 है स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा। स्टेटमेंट 2 है लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल इज ऑस्ट्रिच सेल। तो आपको पता है जो सबसे छोटी सेल होती है वो क्या है, माइकोप्लाज्मा होती है, और सबसे बड़ी जो आइसोलेटेड सेल है वो ऑस्ट्रिच के अंडे को हम मानते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। बेसिलस जो है वो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, स्पाइरलम जो है वो स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, कोकस जो है वो कोमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, विब्रियो जो है वो कोमा शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं। तो आपको पता है जब हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट शेप्स हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको पता है बेसिलस जो है वो रॉड शेप्ड ही होते हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। स्पाइरलम जो है वो स्पाइरल शेप्ड होते हैं, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। कोकस जो है वो कॉमा शेप्ड नहीं होते, स्पेरिकल शेप्ड होते हैं। विब्रियो जो है वो कॉमा शेप्ड होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, कोकस क्या होते हैं, स्पेरिकल होते हैं। नेक्स्ट है डैश आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एंड नेकेड डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल, न्यूक्लियोइड, मीजोसोम्स, प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफाजिस। तो आपको बताना है कि किसकी बात हो रही है। ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेगमेंट है, डबल स्ट्रैंडेड है, सर्कुलर है और नेकेड डीएनए है, और किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, बैक्टीरियल सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो आपको पता है किसकी बात हो रही है, प्लाज्मिड्स की बात हो रही है, ठीक है। और ये जो प्लाज्मिड्स है इसको हम बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अ सेल ऑर्गेनल विच इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, विच सेल ऑर्गेनल इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। तो आपको है ना कुछ फीचर्स दिए गए हैं सेल ऑर्गेनल के, आपको बताना है कि किसकी बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर देखने को मिलता है, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल है ये भी, इसके पास कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, और किस में इन्वॉल्व रहता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो देखो सेंट्रियोल जो है वो प्लांट्स के अंदर देखने को नहीं मिलता, ठीक है, एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो हमारा प्लास्टिड होता है वो मेम्ब्रेनलेस नहीं होता, उसके पास मेम्ब्रेन होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास भी मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जो हमारा राइबोसोम होता है एक तो वो मेम्ब्रेनलेस होता है, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी देखने को मिलता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी देखने को मिलता है। और आपको पता है राइबोसोम को हम क्या बुलाते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज बुलाते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल हैव सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, विच लेयर इज नॉट पार्ट ऑफ सेल एनवेलप। तो अगर आप प्रोकैरियोटिक सेल का सेल एनवेलप देखोगे तो उसके अंदर 3 लेयर मौजूद होती है। तो इसमें से कौन सी लेयर जो है वो मौजूद नहीं होती है उसके सेल एनवेलप में, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर पॉलीजोम। तो आपको पता है ग्लाइकोकैलिक्स मौजूद रहता है, सेल वॉल मौजूद रहती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद रहती है, लेकिन जो पॉलीजोम है वो आपको प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल एनवेलप है वहां पर देखने को नहीं मिलती है ऐसी कोई लेयर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ अ मीजोसोम्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा मीजोसोम का फंक्शन है। सेल वॉल की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, सिक्रीशन में हेल्प करता है, या ऑल ऑफ द अबव। तो आपको पता है मीजोसोम्स जो है वो हमारी इन सब फंक्शंस को निभाने में हेल्प करता है, सो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है मीजोसोम एक्सटेंशन कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, लेमिले या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखो मीजोसोम जो है वो आपको वेसिकल की फॉर्म में भी दिख सकता है, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में भी दिख सकता है, लेमिला की फॉर्म में भी दिख सकता है, तो ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट है बैक्टीरिया फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द फ्लैजिला। तो आपको पता है हमारे बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है, जो उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। इनमें से कौन सा फ्लैजिला के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा? फिलामेंट, हुक, इंक्लूजन्स, बेसल बॉडी। तो आपको पता है हमारे बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है उसके अंदर बेसल बॉडी मौजूद होती है, हुक भी मौजूद होता है और फिलामेंट भी मौजूद होता है, लेकिन इंक्लूजन्स मौजूद नहीं होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन 2 लेयर्ड आउटर मेम्ब्रेन। तो इनमें से किसके पास 2 आउटर लेयर मेम्ब्रेन नहीं दिखाई देंगी? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, राइबोसोम। तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है, क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के पास भी 2 लेयर होती है, लेकिन जो राइबोसोम है वो तो मेम्ब्रेन लेस होता है, उसके पास कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। नेक्स्ट है राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ। तो हमारे जो राइबोसोम है, प्रोटीन फैक्ट्रीज है, वो किसके बने हुए हैं? आरएनए ओनली, प्रोटीन्स ओनली, आरएनए एंड प्रोटीन्स ओनली, आरएनए, प्रोटीन्स एंड डीएनए। तो आपको पता है आपका राइबोसोम्स किससे मिलके बना हुआ है? आरएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं हमारे राइबोसोम्स। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ। तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किससे मिलके बनी हुई है? प्रोटीन एंड लिग्निन से, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन एंड सेल्यूलोज से, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फॉस्फोलिपिड से। तो जब भी कभी आप देखोगे सेल मेम्ब्रेन की जब बात हो रही होती है तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होता है और फॉस्फोलिपिड्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों प्रेजेंट रहते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर। नेक्स्ट है दिस टाइप ऑफ राइबोसोम फाउंड इन प्रोकैरियोट। तो प्रोकैरियोट के अंदर कौन से टाइप का राइबोसोम देखने को मिलता है? 80S, 30S, 50S या फिर 70S। तो देखो राइबोसोम को ना 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक होता है 70S और एक होता है 80S। तो जो 70S होता है वो प्रोकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलता है और जो 80S है वो हमारा यूकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलता है। एस का मतलब यहाँ पर क्या है? ये एक यूनिट है, स्वेडबर्ग यूनिट इसे हम बोलते हैं, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है ये। नेक्स्ट है आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लूइड मोज़ैक मॉडल इज गिवन बाय। तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे हम सेलेक्टिवली परमेबल बोलते हैं। सेलेक्टिवली परमेबल इसलिए बोलते हैं कुछ चीज़ों की एंट्री को वो अलाउ करती है, कुछ चीज़ों की एंट्री को वो रोक देती है, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमेबल है, ठीक है। तो जो हमारे लिए सही होते हैं उनको अंदर जाने देती है, जो सही नहीं होते हैं उनको अंदर नहीं जाने देती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक मॉडल है बहुत ही फेमस जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। तो आपको बताना है ये फ्लूइड मोज़ैक मॉडल किसने दिया था? वॉटसन एंड क्रिक ने, शेल्डन एंड श्वान ने, सिंगर एंड निकोलसन ने या फिर रॉबर्ट कोच ने। तो आपको पता है वॉटसन एंड क्रिक ने क्या दिया था? हमारा जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना होता है जिसको हम बोलते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के बारे में हमें किसने बताया था? वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था। शेल्डन एंड श्वान ने क्या किया था? इनमें से एक बॉटनिस्ट थे और एक जूलॉजिस्ट थे, इन दोनों ने क्या डिस्कवर किया था? हमारी सेल थ्योरी को डिस्कवर किया था। सिंगर एंड निकोलसन ने क्या बताया था हमें? फ्लूइड मोज़ैक मॉडल के बारे में बताया था, ठीक है। और रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की है? एंथ्रेक्स का जो बैक्टीरिया होता है बैसिलस एंथ्रेसिस, उसकी खोज किसने की है? रॉबर्ट कोच ने की है। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज। तो अगर पानी की मूवमेंट हो रही है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू तो उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको पता है अगर सिर्फ पानी की मूवमेंट की बात हो रही है तो इसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। नेक्स्ट है many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of the energy and this is called the diffusion, osmosis, passive transport, active transport। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है वो मेम्ब्रेन को पास कर पा रहे हैं और कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट वहां पर नहीं पड़ती है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो देखो इस तरीके की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जहां पर कोई एनर्जी हमें खर्च नहीं करनी पड़ी। नेक्स्ट है सोडियम पोटेशियम पंप इन विच एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर देयर ट्रांसपोर्ट, विच ट्रांसपोर्ट मेथड इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। तो देखो जब सोडियम एंड पोटेशियम जो है वो मूव करते हैं तो उनकी मूवमेंट के लिए हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, एटीपी खर्च करनी पड़ती है। तो किसकी बात हो रही है? पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट या फिर नॉर्मल ट्रांसपोर्ट। तो जब भी कभी एटीपी आपको खर्च करना पड़े तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जिसमें एनर्जी खर्च होती है। अगर बिना एनर्जी खर्च के ये मूवमेंट हो पा रही होती तो क्या होता है? ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सेल वॉल। तो सेल वॉल के बारे में आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। सेल वॉल गिव शेप टू दी सेल। तो आपको पता है सेल वॉल जो है वो हमारी सेल को शेप देने का काम करती है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। कोई भी मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है सेल, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है।
सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट, फंजाई एंड एनिमल्स। तो देखो प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है, फंजाई के अंदर होती है, लेकिन एनिमल्स के अंदर नहीं होती, क्योंकि एनिमल्स के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा इसलिए गलत हो गया। हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, तो आपको पता है जो आपकी सेल वॉल है वो एक सेल से दूसरे सेल में कम्युनिकेट करने में भी आपकी हेल्प करती है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है मिडल लेमिला ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर कंपोज्ड ऑफ। तो देखो मिडल लेमिला जो है वो क्या करता है, जो आसपास में सेल्स रहती है उनको आपस में ग्लू करके रखने का काम करके रखता है, चिपका के रखने का काम करता है। तो किससे मिलकर बना होता है हमारा मिडल लेमिला? कैल्शियम क्लोराइड से, कैल्शियम ऑक्सीलेट से, कैल्शियम पैक्टेट से, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट से। तो आपको पता है मिडल लेमिला किससे मिलकर बना होता है? कैल्शियम पैक्टेट से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है continuity of cytoplasm from cell to cell is maintained through cytoplasmic connection called। देखो एक सेल का साइटोप्लाज्म है, दूसरी सेल का साइटोप्लाज्म है, उन दोनों के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टाइट जंक्शन, प्लाज्मोडेस्मेटा, या फिर गैप जंक्शन। तो देखो इनके बीच में जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है। नेक्स्ट है प्लाज्मोडेस्मेटा आर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, न्यूक्लियर कनेक्शन, पोर्स इन सेल मेम्ब्रेन, पोर्स इन सेल वॉल। तो प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होता है? साइटोप्लाज्म के बीच में कनेक्शंस होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस बोलते हैं। नेक्स्ट है विच सेल ऑर्गेनल इज नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो कौन सा सेल ऑर्गेनल जो है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम्स, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको पता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब यहाँ पर यह है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की कॉन्टिन्यूटी में जितने भी सेल ऑर्गेनल है वो सब किसका पार्ट हो जाते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट हो जाते हैं। तो आपको पता है हमारे न्यूक्लियस के जस्ट बाहरी क्या प्रेजेंट होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद होता है। उसके बाहरी क्या प्रेजेंट होती है? गोल्जी बॉडी होती है। एंडोप्लाज्मिक के रेटिकुलम के बाहर आपको क्या दिखाई देगी? गोल्जी बॉडी दिखाई देगी। फिर आपको क्या दिखाई देंगे? लाइसोसोम दिखाई देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारी सेल में दूर भी दिखाई दे सकता है, इसलिए वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है the cell organelle which have ribosomes on its surface and helps in protein synthesis. This cell organelle is also involved in the formation of lysosome hydrolytic enzyme। तो आपको एक ऐसा सेल ऑर्गेनल आइडेंटिफाई करना है जिसके सरफेस पे आपको क्या देखने को मिलते हैं? राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं, जो किसमें हेल्प करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये सेल ऑर्गेनल जो है ये लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मौजूद रहते हैं उनके फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको पता है जब भी कभी आप माइक्रोस्कोप के अंदर सेल को देख रहे होते हैं तो आपको है ना रफ अपीयरेंस दिखाई देती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। क्यों दिखाई देती है? क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर क्या अटैच है? राइबोसोम्स अटैच है। और ये आरईआर क्या करता है? हमारे लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं उनको सिंथेसाइज करने का भी काम करता है। तो किसकी बात हो रही है? आरईआर की बात हो रही है। नेक्स्ट है the cell organelle which have important role in lipid synthesis and also present in liver cells helps in detoxifying of drug, identify the cell organelle। तो आपको बताना है एक ऐसे सेल ऑर्गेनल के बारे में जो लिपिड सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, लिवर सेल के अंदर मौजूद रहता है, और लिवर के अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन का वर्क चल रहा है, ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन जो हो रहा होता है उसमें भी हेल्प करता है। गोल्जी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर राइबोसोम। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात हो रही है, क्योंकि ये हमारी लिपिड सिंथेसिस में हेल्प करता है। और आपकी लिवर सेल के अंदर क्या मौजूद रहता है? एसईआर मौजूद रहता है, जो लिवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है उसमें ये एसईआर उसकी हेल्प कर रहा होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व इन पैकिंग ऑफ लिपिड्स। तो आपको बताना है कि कौन सा जो हमारा सेल ऑर्गेनल है वो लिपिड की पैकिंग में हेल्प करता है? क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर राइबोसोम। तो आपको पता है पैकेजिंग में हेल्प कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। नेक्स्ट है दिस सेल ऑर्गेनल इज मेनली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स, मेन रोल इन पैकेजिंग द मटेरियल, आइडेंटिफाई द सेल ऑर्गेनल। तो आपको पता है ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड के फॉर्मेशन में कौन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? हमारी गोल्जी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और जितना भी मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया उनको पैकेज करने का काम भी कौन करती है? गोल्जी बॉडी करती है। नेक्स्ट है रीड द स्टेटमेंट। आपको ये दो स्टेटमेंट रीड करने हैं और बताने हैं कि क्या ये सही है या नहीं। द सिस्टर ने इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स हैव सिस फेस एंड ट्रांस फेस। तो आपकी गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो सिस्टर ने है उसमें एक सिस फेस होता है, एक ट्रांस फेस होता है। ठीक है। द सिस फेस इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मिंग फेस एंड ट्रांस फेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैच्योरिंग फेस। तो सिस फेस को हम फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं और ट्रांस फेस को हम मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट।
तो आपको पता है ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। हमारी गोल्जी के पास जो है दो फेस होते हैं, एक सिस फेस होता है, एक ट्रांस फेस होता है। सिस फेस को हम फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं और ट्रांस फेस को हम मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। नेक्स्ट है, आपको बताना है कि इनकी डिस्कवरी किसने की है। राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की, क्रोमैटिन की डिस्कवरी किसने की, न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की, गोल्जी की डिस्कवरी किसने की। तो आपको पता है राइबोसोम की डिस्कवरी किसने की है, जॉर्ज पैलाडे ने की है। क्रोमैटिन जो टर्म है वो किसने दिया है, फ्लेमिंग ने दिया है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है, रॉबर्ट ब्राउन ने की है। और गोल्जी की डिस्कवरी किसने की है, कैमिलो गोल्जी ने की है। तो फर्स्ट का सी, सेकेंड का डी, थर्ड का बी एंड फोर्थ का ए। This cell organelle is synthesized by Golgi body. It contains hydrolytic enzymes which helps in clearing the foreign particles present in the cell. Identify. तो आपको एक ऐसे सेल ऑर्गेनल को आइडेंटिफाई करना है जिसका सिंथेसिस किसकी मदद से होता है, गोल्जी बॉडी की मदद से होता है। इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मौजूद रहते हैं और हमारे सेल के अंदर, बॉडी के अंदर जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स घूम रहे हैं उनको साफ करने का काम ही करता है। प्लाज्मिड, राइबोसोम्स, लाइसोसोम या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आपको पता है हमारी बॉडी के अंदर क्लीनिंग का काम कौन करता है, लाइसोसोम्स करते हैं। लाइसोसोम्स को सिंथेसाइज करने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी करती है। बट इनके अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है इनको बनाने का काम कौन करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। नेक्स्ट है, लाइसोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड। तो लाइसोसोम्स को हम क्या बुलाते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्रीज, सुसाइडल बैग या फिर किचन ऑफ द सेल। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग बुलाते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया है। प्रोटीन फैक्ट्रीज हम किसे बुलाते हैं, राइबोसोम को बुलाते हैं। और किचन ऑफ द सेल हम किसको बुलाते हैं, क्लोरोप्लास्ट को बुलाते हैं। इन सब के निकनेम आपको याद रखना है कि इनको क्या क्या नाम से बुलाया जाता है। नेक्स्ट है, टोनोप्लास्ट इज अ मेम्ब्रेन दैट सराउंड विद सेल ऑर्गेनल। तो आपको बताना है कि टोनोप्लास्ट जो है वो किसके आउटर मेम्ब्रेन का नाम है। तो आपको पता है हमारे जो वैक्यूल्स होते हैं उनके आउटर मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है, टोनोप्लास्ट होता है। इन अमीबा डैश वैक्यूल हेल्प्स इन ऑस्मो रेगुलेशन। तो आपको पता है अमीबा के अंदर जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है वो क्या करता है, ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, दिस सेल ऑर्गेनल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन कॉल्ड टोनोप्लास्ट। दिस ऑर्गेनल हेल्प्स इन स्टोरिंग वेरियस मटेरियल सच एज सेल्स एंड वाटर। तो आपको एक ऐसे सेल ऑर्गेनल को आइडेंटिफाई करना है जिसको एक सिंगल मेम्ब्रेन ने सराउंड कर रखा है जिसका नाम है टोनोप्लास्ट। और ये सेल ऑर्गेनल क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी चीज़ों को स्टोर रखने का काम करता है। सैप को स्टोर करके रखता है, वाटर को स्टोर करके रखता है, हमारे अंदर भी, प्लांट्स के अंदर भी। ठीक है, तो किसकी बात हो रही है, वैक्यूल्स की बात हो रही है, क्योंकि आपको पता है किसके आउटर मेम्ब्रेन का नाम टोनोप्लास्ट है, वैक्यूल की आउटर मेम्ब्रेन का नाम टोनोप्लास्ट है। नेक्स्ट है, दिस सेल ऑर्गेनल इज बाउंड बाय डबल मेम्ब्रेन, इट्स इनर लेयर इज डीपली फोल्डेड कॉल्ड क्रिस्टे। दिस सेल ऑर्गेनल हैव इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो आपको एक ऐसे सेल ऑर्गेनल को आइडेंटिफाई करना है जिसके पास दो लेयर है, जिसके अंदर वाली लेयर जो है वो डीपली फोल्डेड है, उसे हम क्रिस्टे बुलाते हैं। और इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम मौजूद रहते हैं। तो आपको पता है इतना स्पेशल कौन होता है, हमारा प्यारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एटीपी सिंथेसिस में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट है, सेल ऑर्गेनल्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। तो हमारे दो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। किसकी बात हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स की बात हो रही है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी आउट सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आपको बताना है कि हमारी बॉडी के अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन कैरी आउट कराने का काम कौन करता है, और इनको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बुलाते हैं। तो आपको पता है किसको बुलाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बुलाते हैं, और ये सेल्यूलर रेस्पिरेशन को कैरी आउट कराने का काम भी करते हैं। नेक्स्ट है, दिस सेल ऑर्गेनल इज नॉट फाउंड इन एनिमल्स। तो ये सेल ऑर्गेनल जो है ये एनिमल्स के अंदर आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। दिस सेल ऑर्गेनल इज डबल मेम्ब्रेन, हैव इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम एंड ऑल्सो हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया तो एनिमल्स में देखने को मिलता है, वैक्यूल्स भी देखने को मिलते हैं, इंक्लूजन बॉडी जो है वो बैक्टीरिया के अंदर भी देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन डबल मेम्ब्रेन नहीं होती। लेकिन जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है वो एनिमल्स के अंदर एब्सेंट होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, और ये किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। आपको मैच करना है कि ये जो डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड्स है ये क्या स्टोर करते हैं। अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, इलियोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, एलिरोप्लास्ट क्या स्टोर करता है। तो आपको पता है अमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। इलियोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, ऑयल एंड फैट को स्टोर करता है। और एलिरोप्लास्ट क्या स्टोर करता है, प्रोटीन्स को स्टोर करता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली। इनमें से कौन सा आपको सिर्फ पौधों के अंदर देखने को मिलेगा, प्लास्टिड, सेंट्रोजोम, ग्रेन्यूल्स या फिर वैक्यूल्स।
तो आपको पता है सेंट्रोजोम जो होता है वो एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है, वैक्यूल दोनों में देखने को मिलता है, लेकिन जो हमारा प्लास्टिड होता है वो कहाँ पर मौजूद होता है, प्लांट सेल्स के अंदर मौजूद होता है। एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स देखने को नहीं मिलते हैं। आपकी बॉडी के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ द साइटोस्केलेटन। तो आपको बताना है इनमें से कौन साइटोस्केलेटन का पार्ट है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जब हम साइटोस्केलेटन को देखते हैं तो ये तीनों उसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, सो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ साइटोस्केलेटन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा साइटोस्केलेटन का फंक्शन है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मोटिलिटी प्रोवाइड करना, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल्स। तो आपको पता है साइटोस्केलेटन जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है, बिल्कुल देता है, मोटिलिटी देता है, बिल्कुल देता है, शेप मेंटेन करता है, बिल्कुल करता है, सो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है द कोर ऑफ अ सीलियम और फ्लैजुलम कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड देयर एसोसिएटेड प्रोटीन्स इज कॉल्ड माइक्रोफिलामेंट, ट्यूबुलिन, एक्सोनीम या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको पता है सीलिया और फ्लैजुला की जो कोर होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोनीम बोलते हैं। नेक्स्ट है क्रोमोसोम कंटेन डीएनए ओनली, आरएनए ओनली, डीएनए प्लस हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए प्लस हिस्टोन। तो देखो आपकी क्रोमोसोम के अंदर डीएनए मौजूद रहता है, हिस्टोन प्रोटीन मौजूद रहते हैं और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट है द टर्म क्रोमैटिन वाज कॉइन्ड बाय। तो आपको पता है क्रोमैटिन जो टर्म है वो किसने कॉइन किया है, वेल्डर फ्लेमिंग ने कॉइन की है। आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया है, रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया है और एंटोन वॉन लुइनहोफ ने क्या किया है। नेक्स्ट है एवरी क्रोमोसोम एसेंशियली हैज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस ऑन द डैश ऑन द साइड्स ऑफ विच डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड प्रेजेंट, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोमियर, क्रोमोसेंटर एंड सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर एंड सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर एंड काइनेटिकोर। तो आपको पता है हर एक क्रोमोसोम के पास जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर बोलते हैं, और जो साइड पे उसका डिश शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर बोलते हैं। नेक्स्ट है डैश क्रोमोसोम हैज मिडिल सेंट्रोमियर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम। तो आपको बताना है कि किस क्रोमोसोम का जो मिडिल पोर्शन है उसको 2 इक्वल आर्म में डिवाइड करता है, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक या फिर मेटासेंट्रिक। तो आपको पता है आपको क्रोमोसोम की डिफरेंट शेप दिखाई देगी, ठीक है। तो जो हमारा मेटासेंट्रिक होता है, ठीक है, उसमें ना बिल्कुल बीच में मिडिल सेंट्रोमियर होता है और 2 इक्वल आर्म आपको दिखाई देती है क्रोमोसोम की। नेक्स्ट है the dash chromosome has centromere slightly away from the middle of the chromosome resulting into one shorter arm and one longer arm। तो आपको बताना है इसका सेंट्रोमियर जो है वो मिडिल से थोड़ा सा अवे है जिसकी वजह से एक आर्म जो है वो छोटी रह जाती है और दूसरी आर्म जो है वो लंबी हो जाती है, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक या फिर मेटासेंट्रिक। तो देखो मेटासेंट्रिक में क्या होता है, सेंट्रोमियर बिल्कुल मिडिल में होता है, मिडिल से थोड़ा दूर जाते हैं इसको हम क्या बुलाने लग जाते हैं, सब मेटासेंट्रिक बुलाने लग जाते हैं। नेक्स्ट है in dash chromosome the centromere is situated close to its end forming one extremely short and one very long arm। तो देखो इसमें सेंट्रोमियर जो है वो एक एंड के बहुत क्लोज पहुंच गया जिसकी वजह से एक आर्म जो है वो बहुत छोटी रह गई है, दूसरी जो आर्म है वो बहुत लंबी रह गई है। तो देखो मेटा में तो क्या होता है, बीच में होता है, सब मेटा में मिडिल से थोड़ा सा दूर होता है, और अगर इतनी दूर पहुंच चुका है तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डैश क्रोमोसोम हैज अ टर्मिनल सेंट्रोमियर। तो इसमें आपको सेंट्रोमियर कहाँ देखने को मिलता है, एक टर्मिनल एंड पे देखने को मिलता है। तो ऐसा किसके अंदर होता है, टीलोसेंट्रिक के अंदर होता है। नेक्स्ट है क्रोमोसोम्स हैविंग नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस कॉल्ड सेंट्रोमियर, टीलोमेयर, सैटेलाइट या फिर मीजोसोम। तो कभी कभी आप क्रोमोसोम को जब देखोगे उसके पास आपको एक ऐसा पार्ट दिखाई देगा जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, और ये पार्ट है ना नॉन स्टेनिंग होता है, स्टेन नहीं हो पाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट कहते हैं। The eukaryotic ribosome dash and prokaryotic ribosome dash respectively। तो आपको बताना है कि यूकैरियोटिक राइबोसोम की यूनिट क्या होती है और प्रोकैरियोटिक क्या होती है। तो आपको पता है यूकैरियोटिक राइबोसोम हमारा कितना होता है, 80S होता है, और जो हमारा प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो कितना होता है, 70S होता है। आपको अपना स्कोर जरूर लिखना है कि आपका 60 में से क्या स्कोर रहा। थैंक यू, आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।